नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है ग्लोरियस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं लीलाधर प्रजापति। प्यारे साथियों, अपने इतिहास की क्लास है। इसमें इतिहास की क्लास अपनी चल रही थी और इससे पूर्व की जो क्लास है, इस क्लास में अपन ने ऐतिहासिक स्रोत जो है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत है वह टॉपिक शुरू किया था। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आपको बताया था इससे पहले की जो क्लास थी उसमें। और राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में आपको सबसे पहले बताया था राजस्थान के नंबर 1 था पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उस पुरातात्विक स्रोतों में अपने को क्या चीजें पढ़नी होती है, क्या चीजें आती है। जैसे कि अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा? राजस्थान के सभ्यता स्थल। राजस्थान के प्रमुख जो सभ्यता स्थल है उनका अपन टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सभ्यता स्थलों से जो सामग्रियां वगैरह प्राप्त होती है उन्हीं को पुरातात्विक स्रोतों में रखा जाता है। क्योंकि देखो, जो सामग्रियां मिलती है उसी सामग्रियों से अपने क्या किया जाता है, सभ्यता है उसका पूरा निर्धारण किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों में अपने पुरातात्विक स्थलों से मृदभांड है, अस्थि कलश है, अस्थियां हैं, मकान है, निवास है, ये सब चीजें जो प्राप्त होती है उन्हीं को पुरातात्विक स्रोतों में रखा जाता है। तो सबसे पहले अपन जो है वह है राजस्थान की सभ्यता स्थलों का अध्ययन करेंगे और राजस्थान के इन सभ्यता स्थलों में अपने जो है वो सारे स्रोत वगैरह, सारी सभ्यताएं हैं वह आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें अपने पहला टॉपिक भी हो जाएगा राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों का और राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल है उन सभ्यता स्थलों का भी अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान के अन्य जो ऐतिहासिक स्रोत है उनका अपन अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जैसा कि आपको राजस्थान का जो सिलेबस बताया था, इतिहास का जो डिवाइडेशन बताया था, वो है अपन आगे सुचारू रूप से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, राजस्थान के सभ्यता स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है अपने इसका कालीबंगा सभ्यता स्थल का। कालीबंगा सभ्यता स्थल, देखिए कालीबंगा सभ्यता स्थल है उसकी बात करते हैं सर्वप्रथम। तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इस कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है यह एक सिंधु सभ्यता का प्रमुख सभ्यता स्थल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख सभ्यता स्थल है। देखिए, अपने भारत में ये जो वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक सभ्यता फली फूली थी। इस क्षेत्र यहां से एक नदी बहती है अरब सागर में और इस नदी का नाम है सिंधु नदी।
इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और इसके मुहाने से एक सभ्यता है, वह है वैली, और इस लगभग भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास। इसी सभ्यता का नाम है, वह पड़ा है सिंधु सभ्यता। इसी सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु सभ्यता नाम है। और यह जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के अंदर हमें कई छोटे बड़े जो नगर है, सभ्यता स्थल है, वो प्राप्त हुए। ठीक है ना। और इन्हीं सभ्यता स्थलों में अपने राजस्थान है, यहां अपने राजस्थान में एक सभ्यता स्थल बना है, हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा। ठीक है ना। तो कालीबंगा क्या है? कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख सभ्यता स्थल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख सभ्यता स्थल है। और देखिए कालीबंगा जो है, यह है हनुमानगढ़ में कौन सी नदी? घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे घग्गर नदी को ही प्राचीन, इसी को भैया प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम है, इसे लेटी नदी, पाट नदी, राजस्थान का शोक, विभिन्न नामों से जाना जाता है। कालीबंगा जो है, इसका शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का तीसरा प्रमुख नगर होने के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यहां से जो मकान मिले हैं, उन मकानों में भैया सर्वाधिक कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस कारण से कालीबंगा को दीनहीन अथवा गरीब बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा को क्या कहते हैं? दीनहीन अथवा गरीब बस्ती कहा जाता है। अब देखिए कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इसके बारे में, कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इसके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था? तो कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कि यहां पर कोई सभ्यता स्थल हो सकता है, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को। एल.पी. टेसीटोरी जो है, ये भाषा वैज्ञानिक थे और ये बीकानेर में आए थे और डिंगल साहित्य पर इन्होंने काफी रिसर्च वगैरह की है और कई ग्रंथ वगैरह ये प्रकाश में लेकर आए थे। उन्हीं एल.पी. टेसीटोरी को श्रेय जाता है कालीबंगा का सर्वप्रथम बताने का, उल्लेख करने का। कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इसकी खोज सन 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की। खोज का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। और कालीबंगा का व्यापक स्तर पर उत्खनन है, इसका श्रेय किसे जाता है? सन
61 ईस्वी से लेकर के 1969 ईस्वी के मध्य में बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बी के थापर अर्थात बाल कृष्ण थापर, इनको श्रेय जाता है कालीबंगा सभ्यता स्थल के व्यापक उत्खनन का। व्यापक स्तर पर कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किसने किया? बीवी लाल व बी के थापर द्वारा किया गया। अब अपन कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है उसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है और ये जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इस कालीबंगा सभ्यता स्थल में किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने को ध्यान में रखना है वो देखते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का ये एक प्रमुख सभ्यता स्थल है। तो उस आधार पर कालीबंगा जो है वह एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता स्थल है। कौन से युग में आता है कालीबंगा? कांस्य युग में आता है कालीबंगा, ठीक है। और नगरीय सभ्यता स्थल है। मानव के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था उनके आधार पर है, जिससे बनी वस्तुएं मानव ने प्रयोग की उसके आधार पर प्राचीन कालीन जो समय है उसमें युगों के रूप में निर्धारण उनका किया गया है। जैसे पहले मानव पत्थर का प्रयोग करता है तो वो पाषाण युग है। उसके बाद मानव तांबे का प्रयोग करता है, तांबे के औजार आयुध बनाता है तो वह ताम्र युग है। तांबे के अंदर मानव ने टिन मिला करके कांसा तैयार किया और उससे शुरू हुआ कांस्य। और उसके उपरांत मानव के द्वारा जो है वह लोहे की खोज की गई और वहां से शुरू हो जाता है लोह युग। तो भैया कालीबंगा जो है वह एक कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता स्थल है। समझ गए? आगे देखिए, कालीबंगा है इसके नगर वगैरह की विशेषताएं। नगर की अगर बात करते हैं तो कालीबंगा का जो नगर है वह इस प्रकार से दो भागों में विभाजित था। पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, पूर्व का जो साइड है, हिस्सा है, वह है निचाई पर स्थित और पश्चिम का जो हिस्सा है वह है ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है ना। यह जो है हिस्सा पूर्व वाला यह आवासीय था और पश्चिम वाला हिस्सा है यह दुर्ग युक्त। यह आवासीय और यह दुर्ग युक्त, ठीक है। अब देखिए, पूर्व का जो हिस्सा है यह आवासीय था और यहां पर निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। निम्न वर्ग में जैसे कृषक है, श्रमिक है, ये निम्न वर्ग में आते, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये दुर्गयुक्त था और इसमें जो है वह है उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। उच्च वर्ग में भैया जैसे पुरोहित है और व्यापारी है।
पुरोहित और व्यापारी, ये उच्च वर्ग में आते थे। तो कालीबंगा का जो नगर है वो दो भागों में विभाजित था, दुर्गयुक्त और आवासीय, पूर्व और पश्चिम। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए दोनों जो भाग हैं अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे होते थे, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर। सुरक्षा प्राचीर मतलब परकोटा है, दीवार है, अलग अलग दीवारों से, सुरक्षा प्राचीरों से दुर्ग और आवास से घिरे होते थे। और सुरक्षा प्राचीरों का निर्माण जो है वो किस लिए किया जाता था? सुरक्षा प्राचीरों का निर्माण चोरी से बचने के लिए किया जाता था। ठीक है ना। किसी बाहरी आक्रमण वगैरह से बचने के लिए सुरक्षा प्राचीर का निर्माण नहीं होता था। सुरक्षा प्राचीर का निर्माण है वह चोरी से बचने के लिए किया जाता था। समझ गए? तो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, इस प्रकार से होता था नगर। समझ गए? अब नगर है, इस नगर के बाद अपन बात करते हैं कालीबंगा के अंदर सड़कों की। सड़कें, नगर के अंदर जो सड़कें हैं वह है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार से बनी होती। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो सड़कें हैं ये होती थी मुख्य सड़कें। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम वाली जो सड़कें होती थी ये होती थी गौण सड़कें, या अपन इन्हें कह सकते हैं गलियां। ये होती थी गौण सड़कें, अथवा इनको अपन कह सकते हैं गलियां। ये जो मुख्य सड़क होती थी ये पक्की होती थी, और ये जो गौण सड़कें गलियां हैं ये होती थी कच्ची। ये पक्की होती थी और ये होती थी कच्ची। ठीक है ना। सड़कों का जो निर्माण है उसको देखिए, ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। और इसके अलावा यह जो सड़कें हैं वह एक शतरंज के बोर्ड, एक जाल का सा निर्माण कर रही है। तो यहां पर कहने का मतलब है सड़कों का निर्माण है वह है ऑक्सफोर्ड पैटर्न ग्रिड पद्धति अथवा जाल पद्धति से किया जाता था। सड़कों का निर्माण कैसे किया जाता? ऑक्सफोर्ड पैटर्न ग्रिड पद्धति अथवा जाल पद्धति से सड़कों का निर्माण है वो किया जाता था। और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। देखिए आपके सामने है 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इस प्रकार से। तो ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, और ऊपर से ऐसे देखने पर ये एक शतरंज के बोर्ड के समान, और सामने से देखने पर ये एक जाल के समान यानी ग्रिड के समान दिखाई दे। तो इस पैटर्न पर सड़कों का निर्माण है वो किया जाता था। नगर में दूसरी बात आती है जल निकास प्रणाली। जल निकास,
प्रणाली। जल निकास प्रणाली के तहत जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, ये हो गई मुख्य सड़क, ये हो गई गौण सड़क या गलियां। ठीक है। अब मुख्य सड़क जो है, इस मुख्य सड़क के किनारे इस प्रकार से नालियों का निर्माण किया जाता था। मुख्य सड़क जो है, उस मुख्य सड़क के किनारे नालियों का निर्माण किया जाता था। ये जो नालियां जो है वो सिंधु सभ्यता में कच्ची पक्की ईंटों से बनी होती थी, परंतु कालीबंगा जो है, उस कालीबंगा में हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी, लकड़ी की नालियों के प्रमाण जो है वह कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। हालांकि कालीबंगा का जो प्रारंभिक दौर था, उस प्रारंभिक दौर में ही लकड़ी की नालियों का निर्माण किया जाता था। बाद का जो समय है, उस बाद के समय में लकड़ी की नालियों का निर्माण नहीं होता था। बाद में है वो कच्ची पक्की ईंटों से। कालीबंगा में सर्वाधिक कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। नालियों है का निर्माण किया जाता था, परंतु किस काल में? कालीबंगा के बाद के समय में, परवर्ती काल में। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा सिंधु सभ्यता का जहां से हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं। अब नालियों के बाद में अपन बात करते हैं मकानों की। मकानों का जो निर्माण है वो सड़क के किनारे होता। ये मुख्य सड़क है, ये गौण सड़क है। गलियां, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस प्रकार से मकान बने जाते। ये हो गया मकान रोड के किनारे। अब यह जो मकान है, इस मकान का निर्माण, मकान का निर्माण जो है वो कालीबंगा में सर्वाधिक कच्ची ईंटों से किया गया है। और यही कारण है कि कालीबंगा को दीनहीन अथवा गरीब बस्ती कहा जाता है। सर्वाधिक कच्ची ईंटों से नालियों का मकानों का निर्माण हुआ है। इस कारण से कालीबंगा को दीनहीन अथवा गरीब बस्ती है वो कहा जाता है। कालीबंगा के अंदर मकानों का जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से हुआ है और ईंटों की बुनाई हेतु इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। कौन सी पद्धति से? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से मकानों का निर्माण किया जाता था। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कौन सी होती है सर? तो देखिए भैया, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कौन सी होती है? जिसमें एक दूसरे को काटती हुई ईंटें हैं वो चलती है। इसी पद्धति को कहा जाता है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। इसमें एक दूसरे को काटती हुई ईंटें चलती है। आपने इस प्रकार से मकान की किसी दीवार को देखा होगा जो निपाई जिसके नहीं की जाती है, इसको एक दूसरे को काटते हुए ऐसा रूप है वो मकान का दीवार का हमें
प्राप्त होता है। तो इसी पद्धति को कहा जाता है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। तो इसी पद्धति से, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से जो है वह मकानों का निर्माण भैया किया जाता था। आई समझ में बात है? अच्छा, मकान के अंदर जो है वह 2-4 कमरे होते थे। इसका भी कारण है क्योंकि यहां 2-4 कमरे मतलब कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 है, और उससे भी ज्यादा कमरे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसका कारण यह है कि ज्यादा मकान होने का कारण यह है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की परंपरा जो है उसका प्रचलन था। तो परिवार वगैरह है उस पर अपन चर्चा करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और घर के अंदर जैसे रसोई वगैरह है ये भी होती, आधुनिक सुविधाएं यानी लेट बाथ है वो भी होते थे, और इनका निर्माण मकान के पीछे की साइड है वो किया जाता था। ठीक है ना, मकानों का इसका लेट बाथ का जो निर्माण है वो मकान के पीछे की साइड होता था। कारण क्योंकि मुख्य सड़क के किनारे नालियां होती और गंदा पानी जाने के लिए ये जो नालियां हैं उसके अंदर ये लेट बाथ के पाइप वगैरह लगे रहते थे, मिट्टी से बने होते थे पाइप गिलास नुमा, तो वो बनाए हुए थे। परंतु सबसे बड़ी विशेषता है मकानों के दरवाजे जो है, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क जो होती थी उस पर नहीं खुलते थे, अपितु पीछे गलियों में मकानों के दरवाजे खुलते थे। तो इस प्रकार से मकान बने होते थे। मोहनजोदड़ो वगैरह जैसे सिंधु सभ्यता के स्थल है, यहां से तो हमें भैया 2 मंजिला मकान भी मिले हैं। कालीबंगा से अपने 2 मंजिला मकानों की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, मकान हो गए तो अपने कालीबंगा का नगर देख लिया, सड़कें देख ली, जल निकास प्रणाली है वो भी देख ली। ठीक है, और मकानों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था वो भी अपन ने देख लिया। थोड़ी सी अपन समाज पर चर्चा करेंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। परिवार, और यहां संपूर्ण सिंधु सभ्यता में कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार है। इसकी व्यवस्था विद्यमान थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या हो गया? मात्र सत्तात्मक का मतलब हो गया माता ही परिवार की मुखिया होती थी। माता ही परिवार की मुखिया होती थी, यानी कि कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। समझ गए ना? समाज जो है वो 2 भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंदर पुरोहित एवं व्यापारी आते थे, और निम्न वर्ग के अंदर जो है वह है कृषक, जैसा अभी अपन ने पीछे देखा था, और श्रमिक आते थे यानी कि मजदूर। और कालीबंगा में जो है वह है संयुक्त परिवार की व्यवस्था विद्यमान। किस प्रकार के परिवार की व्यवस्था कालीबंगा में विद्यमान थी? तो कालीबंगा में संयुक्त परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। 2-3 परिवार जो है एक साथ रहते थे, 2-3 पीढ़ियां जो है वो एक साथ रहते थे।
ठीक है, ये एक तरह से अपवाद हो गया। एक नगरीय सभ्यता स्थल है, उस नगरीय सभ्यता स्थल होने के बावजूद जो है वो एकल परिवार की व्यवस्था यहां पर विद्यमान थी। ठीक है, तो अब इसी समाज में एक और टॉपिक आता है, और वह टॉपिक कौन सा आता है? समाधान का। समाधान, कालीबंगा सभ्यता स्थल है, यहां से हमें 3 प्रकार के समाधान है, उनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के समाधानों के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के समाधान कौन से? देखो, एक तो आंशिक समाधान। इस समाधान के तहत अपने पूर्वजों के शव को न तो ये जलाते थे न दफनाते थे, तो फिर क्या करते? पशु पक्षियों को खाने के लिए न तो इसमें जलाया जाता और न इसमें दफनाया जाता। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता? पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता। न तो इसको जलाते न दफनाते, अपितु पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार के समाधान को बोलते थे आंशिक समाधान। राजस्थान में आज भी एक संप्रदाय है, दादू संप्रदाय, दादू पंथ। दादू पंथ में आज भी इस प्रकार के समाधान का प्रचलन हमें प्राप्त होता है। दूसरा, पूर्ण समाधान। या इसको बोलते हैं अपन दाह संस्कार। इसमें क्या किया जाता? इसमें शव को या तो दफना दिया जाता, तो फिर वो भैया पूर्ण समाधान है, या फिर शव को जला दिया जाता, तो वो फिर पूर्ण समाधान है ना। तो इसी को दाह संस्कार कहते हैं, जलाने को ही। इस प्रकार के समाधान का प्रचलन कालीबंगा के अंदर था, और अपने को तीनों प्रकार के समाधान है उनकी जानकारी कालीबंगा से प्राप्त होती है। तीसरा जो समाधान है वो कौन सा था? तीसरा समाधान था कलश समाधान। कलश समाधान। इसके अंदर क्या होता कि जैसे आंशिक समाधान किया, उसके बाद में जो अस्थियां वगैरह या हड्डियां वगैरह जो बच गई है उनको, या फिर जला दिया है तो जलाने के बाद जो अस्थियां वगैरह बच गई है उनको क्या किया जाता है? एक बड़े से कलश में रख दिया जाता था और उसको फिर दफना दिया जाता था। उस प्रकार के समाधान को ही भैया कहा जाता है कलश समाधान। इस प्रकार के समाधान को ही क्या कहते हैं? कलश समाधान कहते हैं। आगे समझ में बात है? अब देखो आगे कालीबंगा की धार्मिक व्यवस्था है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। धार्मिक व्यवस्था है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो कालीबंगा के अंदर है वो पूर्ववर्ती हिंदू धर्म का प्रचलन था। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में पूर्ववर्ती हिंदू धर्म के प्रचलन होने का उल्लेख है, वह है भैया मार्शल ने किया है। जॉन मार्शल के द्वारा यहां पर पूर्ववर्ती हिंदू धर्म से मतलब हो गया हिंदू धर्म का जो प्राचीनतम स्वरूप है उसकी जानकारी यहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना। यहां के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते थे, और कालीबंगा के अंदर जो है वो मुख्य रूप से कुमार देवी
कुमार देवी का मतलब हो गया कंवारी देवी। कुमार देवी है यानी कंवारी देवी है, उसकी पूजा की जाती थी। यहां से कालीबंगा से हमें सर्वाधिक संख्या में कुमार देवी की मूर्तियां हैं वो प्राप्त होती है। यहाँ के लोग हैं वो यज्ञ अनुष्ठान में भी विश्वास करते थे। यहां से हमें कालीबंगा से है वो बड़ी संख्या में अग्निवेदिकाएं हैं। अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती है। अग्निवेदिकाएं का मतलब हो गया हवन कुंड या यज्ञ कुंड है, उनकी प्राप्ति है वो हमें यहां से होती है। ठीक है ना। यहाँ के लोग जो है इनमें बलि प्रथा का भी प्रचलन था। बलि प्रथा का यहां से हमें स्पष्ट प्रमाण है वो प्राप्त होता है। यहां से जो अग्निवेदिकाएं मिली है, यानी अग्निवेदिकाएं का मतलब यज्ञ कुंड या अग्निवेदिकाएं, इनमें हमें पशु हड्डियां, पशु हड्डियों की प्राप्ति होती है। तो अग्निवेदिकाएं जो मिली है इनमें हमें पशु हड्डियों की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर अपन स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कालीबंगा से जो है वो हमें बलि प्रथा के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहां के लोग जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है ना, और कर्म कांड वगैरह है, इनमें भी विश्वास करते थे। ठीक है ना। और इसके प्रमाण देखिए कि यहां से हमें जैसे मिट्टी के ताबीज वगैरह है वो प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह है वह भी यहां से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग यहां के लोगों द्वारा वास्तु दोष के निवारण हेतु करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार की जो धार्मिक व्यवस्था है वह यहां से मिली है। और उसी आधार पर कहा जाता है कि कालीबंगा के अंदर पूर्ववर्ती हिंदू धर्म का प्रचलन था, यानी हिंदू धर्म है इसके प्राचीन स्वरूप का प्रचलन है वो यहां पर था। आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं कालीबंगा की आर्थिक व्यवस्था। कालीबंगा के आर्थिक व्यवस्था, कालीबंगा की अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि एवं पशुपालन था। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये जो खेत है, जुते हुए खेत है, वो क्रॉस पद्धति में जुते हुए थे। ठीक है। क्रॉस पत्ती में जुते हुए खेत है, उसके प्रमाण यहां से मिले। और इन क्रॉस पत्ती में जुते हुए खेतों में हमें चना और देखो जैसे नजदीक वाली अलाइयां हैं उनमें चना, और दूर वाली जो अलाइयां हैं उनमें सरसों बोने के प्रमाण मिले। ठीक है। तो इस प्रकार से कालीबंगा के लोग हैं वो अपन कह सकते हैं उन्नत कृषि से, कालीबंगा के लोग उन्नत कृषि से
परिचित थे। ठीक है ना, यहां के लोग उन्नत कृषि से परिचित थे। इस आधार पर ये जो देखो क्रॉस पत्ती से जो जुते हुए खेत मिले हैं, उस आधार पर इसका ये अंदाजा लगाया गया है। अच्छा, मुख्य फसल यहां के लोगों की गेहूं है, जो थी गेहूं एवं जौ कालीबंगा के लोगों की मुख्य फसल थी, जो जिसको जौ भी कहा जाता है। ये इनकी मुख्य फसल थी। इसके अलावा कालीबंगा के जो लोग हैं वो गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी आदि पशु भी पालते थे। ठीक है ना, इन पशुओं का पालन भी किया जाता था। और उन्नत कृषि के दौरान जो है वो अधिक से अधिक फसल उत्पन्न करने का, अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करने का प्रयास जो है वो किया जाता था। और इसी के तहत इन फसल के संग्रहण के लिए बड़े बड़े अन्नागार, अन्न भंडारण घर वगैरह जो है वो बने होते थे। ठीक है, अब व्यापार की अगर बात करते हैं, इसी अर्थव्यवस्था में आता है व्यापार। तो कालीबंगा के जो लोग हैं वो विदेशी व्यापार से परिचित थे। देशी व्यापार तो किया ही जाता था, इसके अलावा यहां के लोग विदेशी व्यापार से भी परिचित थे। जैसे कालीबंगा से हमें एक बेलनाकार मोहर की प्राप्ति होती है। ठीक है, और यह जो बेलनाकार मोहर है वह है कालीबंगा का फारस के साथ ये जो बेलनाकार मोहर है यह है कालीबंगा का फारस के साथ संबंध दर्शाती है। तो बेलनाकार मोहर है जो फारस से संबंध दर्शाती है, ये विदेशी व्यापार का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं देशी व्यापार भी करते थे। जैसे कालीबंगा के लोग हैं वो है गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है, उस गणेश्वर सभ्यता स्थल के साथ देशी व्यापार करते थे। कहा जाता है कालीबंगा जो है यहाँ पर तांबे की जो आपूर्ति है वह गणेश्वर से की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, व्यापार के अंदर आती है मापतोल। तो यहां के लोग हैं वो मापतोल से परिचित थे। यहां के लोग मापतोल से परिचित थे। माप के लिए लकड़ी, हाथी दांत, ताम्र अथवा कांस्य छड़ का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी, हाथी दांत, ताम्र अथवा कांस्य छड़ का प्रयोग है वह है किया जाता था माप के लिए। जैसे आप कपड़े की दुकान पर जाते हो भैया, तो उस कपड़े की दुकान पर दुकानदार एक लंबी सी छड़ रखता है, मीटर रखता है, और उसे माप करके जो है वो हमें कपड़ा देता है। कालीबंगा के लोग भी माप के लिए इस प्रकार की छड़ का प्रयोग करते थे। और तोल के लिए पत्थर एवं मिट्टी से बने हुए जो बाट हैं उनका प्रयोग, पत्थर एवं मिट्टी से बने हुए बाटों का प्रयोग करते थे। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में 16 के अनुपात में बाटों का प्रचलन था, यानी कह सकते हैं 16अंश।
16 है, इसका प्रचलन था यहां पर जैसे 16, 32, 48, 64 इस प्रकार से। तो 16 है, इसका प्रचलन था यहां कालीबंगा में, ठीक है ना। अब देखिए यह जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा में एक महत्वपूर्ण बात और क्या, यहां के जो लोग हैं वह लिपि से भी परिचित थे, परंतु यह जो लिपि है यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। किस प्रकार की लिपि का प्रचलन था? भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। भाव चित्रात्मक लिपि कौन सी होती है? भाव चित्रात्मक लिपि वह होती है जिस लिपि के अंदर है वो मन के भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। मन के भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने की जो लिपि होती है उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। जिस प्रकार से आजकल अपन व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो उस व्हाट्सएप पर अलग अलग प्रकार के चेहरे वगैरह भेजते हैं ना, है ना, रोने कार, हंसने कार, खाने कार, इस प्रकार से। तो बस वही लिपि होती है भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। इस लिपि को पृष्ठभेदन लिपि भी कहते हैं। और इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। पृष्ठभेदन लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उल्टी लिखी जाती थी, इस प्रकार से दाएं से बाएं। ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। और इसे सर्पिलाकार लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम पंक्ति है वह तो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, और द्वितीय पंक्ति है वो लिखी जाती थी बाएं से दाएं। और इस प्रकार की जो लिपि को एक लेख के रूप में रखा जाए तो एक इस प्रकार से सर्पिलाकार लेख बन जाएगा ना, तो इस कारण इसको सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे मजे की बात यह है कि यहां सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, इस सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ये जो लिपि है उसकी प्राप्ति अपने को मोहरे और जो मृद भांड है, इन मोहरों और मृद भांडों से ही इस लिपि के प्रमाण जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। मोहरों की बात करते हैं, ये भी व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त होती थी मोहरें। तो यहां के जो व्यापारी है वह पहचान चिन्ह के रूप में पहचान चिन्ह के रूप में यहां के लोगों द्वारा पहचान चिन्ह के रूप में सेल खड़ी मिट्टी से बनी हुई, सेल खड़ी मिट्टी से बनी हुई पक्की मोहरों का प्रयोग करते थे। सेल खड़ी मिट्टी कौन सी होती है? बचपन में पाटी बर्ते पर पढ़े होंगे आप, तो उस पाटी बर्ते में जो बर्ते वाली जो मिट्टी होती है
उसी मिट्टी को कहा जाता है सेल खड़ी मिट्टी। तो सेल खड़ी मिट्टी से बनी हुई पक्की मोहरों का जो प्रयोग है वो यहाँ के लोगों द्वारा पहचान चिन्ह के रूप में किया जाता था। और ये जो मोहरे हैं, ये मोहरे भैया आयताकार, वर्गाकार, वर्ताकार अथवा बटन आकार में निर्मित होती थी। आयताकार, वर्गाकार, वर्ताकार और बटन आकार में मोहरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनी हुई मिट्टी की मोहरें हैं, उनका प्रयोग करते थे। और इसमें देखिए एक मृदभांडों की बात आई है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। कालीबंगा में जो मृदभांड है, मृदभांड का मतलब क्या हुआ? मृदभांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। यहां के लोगों द्वारा चाक पर निर्मित, अनगढ़त नहीं थे, चाक पर निर्मित थे, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग है वो किया जाता था। और किस कलर के होते थे? लाल एवं काले मृदभांड है, इनका प्रयोग यहां के लोगों द्वारा किया जाता था। देखो मृदभांड जो है वो कैसा होता? मृदभांड होता लाल, और उस पर चित्रांकन जो है वो कैसा किया जाता? काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। तो लाल काले मृदभांडों का प्रयोग यहां से करते थे यहाँ के लोग। ठीक है। तो ये थी कालीबंगा की मुख्य विशेषताएं। कालीबंगा जो संपूर्ण सभ्यता है, राजस्थान के सभ्यता स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण ये अपने सबसे पहला प्रमुख सभ्यता स्थल कालीबंगा है। और इसी की बड़ी इतनी विशेषताएं प्राप्त होती है, अन्य की हमें नहीं प्राप्त होती। तो देखिए अपन ने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इस कालीबंगा सभ्यता स्थल, इसके बारे में, ये सिंधु सभ्यता का स्थल है। यह हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, अथवा इसे दीनहीन अथवा गरीब बस्ती भी कहा जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम एल्पिटेशिटोरी ने बताया। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। बीवी लाल और बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन व्यापक स्तर पर किया गया। फिर अपन ने इसकी विशेषताएं देखनी शुरू की। ये कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता स्थल है और इसकी जो नगर की विशेषता है वो अपन ने देखी। दो भागों में नगर विभाजित होता है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए है वह नगरों का निर्माण किया जाता था अलग अलग। और सड़कें जो है वो ग्रिड पैटर्न पर सड़कें बनी होती थी, ऑक्सफेड पैटर्न या जाल पद्धति से। अच्छा, कच्ची ईंटों से नालियों का निर्माण किया जाता था, परंतु पूर्ववर्ती काल में यहाँ से हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। मकानों का निर्माण है वो भैया सड़क के किनारे होता, बाकी दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते। और कच्ची ईंटों से है वो सर्वाधिक मकान निर्मित हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। समाज दो भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और संयुक्त परिवार का जो है वो यहाँ पर प्रचलन था। यहाँ पर तीन प्रकार के समाधानों के प्रमाण मिलते हैं: आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और कलश समाधान। धार्मिक व्यवस्था में यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते, यज्ञ अनुष्ठान, बलि प्रथा, जादू टोना, भूत प्रेत, कर्मकांड वगैरह इससे परिचित थे। यहाँ के लोगों द्वारा स्वास्तिक के चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता था वास्तु दोष के निवारण के लिए। कृषि पशुपालन से ये परिचित थे। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं जो उन्नत कृषि को दर्शाते हैं। चना सरसों जो है उसके खेती के प्रमाण मिले हैं। बाकी मुख्य फसल जो है वो कालीबंगा की गेहूं और जौ थी। व्यापार विदेशी और देशी दोनों प्रकार से किया जाता था। विदेशी व्यापार के प्रमाण के रूप में यहाँ से अपने को एक बेलनाकार फारस की मोहर है वो प्राप्त होती है। देशी व्यापार है उसमें गणेश्वर के साथ व्यापार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा के लोग माप तोल से परिचित थे। माप के लिए लकड़ी, हाथीदान, ताम्र, कांस्य छड़ का प्रयोग और तोल के लिए पत्थर व मिट्टी के बाटों का प्रयोग करते थे।
जो 16 यानी 16 के अनुपात में निर्मित होते थे। ठीक है, यहाँ के लोग लिपि से भी परिचित थे। यहाँ भाव चित्रात्मक ब्रुष्टोभेदन या सर्पिलाकार लिपि है उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। और यह जो लिपि है इसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका। इसके प्रमाण मोहरों और मर्द भांडों से मिलते। मोहरों का प्रयोग पहचान चिन्ह के रूप में करते थे और शेल खड़ी मिट्टी से बनी हुई पक्की मोहरों का प्रयोग करते जो आयताकार, वर्गाकार, वर्ताकार और बटन आकार में निर्मित होती थी। ठीक है, मर्द भांड जो है उसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जो चाक पर निर्मित होते और लाल काले मर्द भांडों का प्रचलन है वो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में था। ठीक है, लाल रंग के मर्द भांड, काले रंग का चित्रांकन उन पर किया जाता था। तो ये अपन ने कालीबंगा की विशेषताएं देखी है। अब आगे वाली जो क्लास होगी अपने उसमें अपन कालीबंगा की खुदाई से जो सामग्रियां जो उत्खनन से वस्तुएं प्राप्त होती है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।